अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट की थर्ड पोएम, जिसका टाइटल है होप इज द थिंग विथ फीदर्स। होप इज द थिंग विथ फीदर्स ये पोएम फेमस अमेरिकन पोइटेस एमिली डिकिंसन इनकी लिखी हुई है। एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोइटेस हैं। यहाँ पर इस पोएम में वो होप के बारे में कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। होप यानी उम्मीद, आस, आशाएं। तो किसी की भी जिंदगी में होप की क्या अहमियत होती है, उस चीज को यहाँ पर इस पोएम में पेश किया हुआ है। इस पोएम की खास बात यह है कि होप को एक बर्ड के तौर पर पर्सोनिफाइड किया हुआ है ना। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हुए इस पोएम में उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है और साथ में ये बताया है कि होप कितनी अहम होती है। यहाँ पर पोएम की शुरुआत से पहले हम कुछ वार्मिंग अप एक्टिविटीज लेंगे। वार्मिंग अप एक्टिविटीज में चिट चैट सेक्शन, जहां पर हमारे सामने कुछ सवालात आ रहे होंगे। बच्चों, आप यहाँ एक चीज ध्यान रखें कि ये जितने भी चैप्टर्स में वार्मिंग अप एक्टिविटीज हैं और उसके जो चिट चैट के क्वेश्चंस हैं, वो हमारे राइटिंग स्किल और पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम जो पैसेजेस सॉल्व करते हैं एग्जाम में, हमारा जो पैसेज होता है उसमें जो लास्ट क्वेश्चन होता है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जहां पर हमें अपनी तरफ से सोचकर जवाब लिखना होता है, उस क्वेश्चन में बहुत मर्तबा यही चिट चैट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका यूज किया जाता है। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसकी मदद से हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसको लिखकर प्रैक्टिस करना है। पहला क्वेश्चन है, डू यू एवर फील नर्वस? नर्वस, क्या आपको कभी नर्वस फील होता है? तो एक ये तो पहला यस नो क्वेश्चन है ना, क्या आप कभी नर्वस फील होते हो? नर्वस मीन्स जब आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाते या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए ना, आप नर्वस हो जाते हो। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, डू यू एवर फील डिप्रेस्ड? ना, डिप्रेस्ड नर्वस से थोड़ा अलग मीनिंग होता है। डिप्रेस का मीनिंग क्या होता है? एहसास से कमतरी हो जाना या किसी बात का डर हमारे दिल में बैठ जाना। तो क्या आप कभी डिप्रेस हुए हो? है ना। दो सवालात हैं, दोनों ही डू से शुरू हो रहे हैं। इट मीन्स दे आर यस नो क्वेश्चन। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हम यस में दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम नर्वस होते हैं या डिप्रेस भी होते हैं। नाउ इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू नर्वस और डिप्रेस्ड? कौन सी बातें हैं जो आपको नर्वस या डिप्रेस कर देती हैं? तो बहुत सी बातें हैं जहां पर हम नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। जैसे
अगर हम एज ए स्टूडेंट बात करें तो इस स्टडीज के ताल्लुक से जब हम बात कर रहे हों तो अगर हमने एग्जाम से पहले बहुत अच्छी से तैयारी नहीं की है, हमारे नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं है, तो हम नर्वस हो जाते हैं कि कैसे होगा, हम एग्जाम में पास हो सकेंगे या नहीं, है ना। तो ऐसी बहुत सी मिसालें होती हैं जहां पर हम नर्वस हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू होप ऑन दीज ओकेजन्स। जिस वक्त आप नर्वस या डिप्रेस होते हो तो उस वक्त, उस मौके पर आप किस बात की होप करते हो। जाहिर सी बात है, हम क्या होप करते हैं कि वो जो मुश्किल वक्त है, वो जो नर्वस वाला वक्त है, वो जल्दी से निकल जाए और उसका कोई सॉल्यूशन मिल जाए। यानी जो भी मुश्किल हमारे सामने है, हम उसके हल की तलाश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उसका हल जल्दी से निकल आए, उसका हल मिल जाए। इसी बात की हम उम्मीद करते हैं, है ना। सो वी होप to pass those nervous times on such occasions when we get nervous or depressed। तो नर्वस जब हम हैं या डिप्रेस हैं, उस वक्त हम यही चाहते हैं कि हमारा वो वक्त, वो मुश्किल हालात जल्दी से गुजर जाएं और हमारा काम बन जाए। आगे क्वेश्चन है, हैव यू होप्ड फॉर समथिंग दैट यू न्यू वाज डिफिकल्ट। क्या कभी आपके सामने ऐसी कोई चीज आ गई है जो आपको लगता था मुश्किल है, मैं नहीं कर सकूंगा, और आप उसके ही बारे में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए। तो ऐसा होता है कभी कभी। जैसे हम लोग एग्जाम की बात करें, सपोज मैथ्स में आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया और आप उससे डर रहे हैं, आपको मालूम है कि ये मुश्किल है, और फिर एग्जाम में वही आ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि ये एग्जाम में आ ही जाएगा और आ गया तो फिर हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगी। देन उस पर से क्वेश्चन है, व्हाट डू यू हैव टू डू टू फुलफिल योर होप्स। अपने उम्मीदों को पूरा करने के लिए, फुलफिल यानी पूरा करना, हमारी उम्मीदें जो भी होती हैं उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो क्या करना होगा, वी हैव टू मेक प्लान्स ना, हमें प्लानिंग करना होगी, और प्लानिंग के साथ साथ हमें स्ट्रेटेजी तैयार करना होगी, स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से उस उम्मीद को पूरा कर सकते हैं। तो ये वार्मिंग अप एक्टिविटीज, आपको ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे थे, आपको उसका आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करना रहेगा। इसके अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज हैं, लेकिन वो ग्रुप एक्टिविटीज है, इसलिए हम उसे यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। चलिए हम आते हैं हमारे पोएम पर। हमारी पोएम जिसका टाइटल है होप इज द थिंग विद फीदर, टाइटल हमारे सामने। इस पोएम में देयर आर 3 स्टांजास, ईच स्टांजा हैज 4 लाइन्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट स्टांजा से। फर्स्ट स्टांजा सेज, जो टाइटल की लाइन है वो रिपीट हुई है, होप इज द थिंग विद फीदर्स दैट पर्च in the soul and sings the tune without the words and never it stops at all. These are the 4 lines of the first stanza. I will repeat the lines, you listen carefully. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. Coming to the second stanza, and sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. सेकंड स्टांजा में क्या बता रहे हैं, and sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. Now moving to the third stanza, I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity
I asked Akram of me. I heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity, it asked Akram of me. It asked Akram of me. Emily Dickinson. तो these are the 3 stanzas of the poem. जैसा हमने देखा कि हर स्टांजा में there are 4 lines ना। चलिए अब एक एक स्टांजा हम वापस से देखेंगे और उसके मीनिंग्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। Coming back to the first stanza, hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. यहाँ पर फर्स्ट स्टांजा में होप के बारे में कह रहे हैं, होप इज द थिंग विथ फीदर्स। अब थिंग विथ द फीदर्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज है जो परों के साथ होती है, और परों के साथ क्या होते हैं, वी नो दैट दे आर बर्ड्स। जिस तरह बर्ड्स होते हैं कि उनके जिस्म पर पर लगे हुए होते हैं, उसी तरह हमारा जो होप है। और आगे बता रहे हैं दैट पर्च इन द सोल ना। पर्च का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, अलाइट्स और रूट्स ना। तो अलाइट और रूट्स का मीनिंग क्या होता है कि किसी जगह पर आ, जिस तरह परिंदे जब उड़ते उड़ते थक जाते हैं, जहां पर वो उतरते हैं, तो उस उतरने के एक्शन को पर्च कहा जाता है ना, कि उड़ते हुए जमीन की तरफ आ जाना। तो यहाँ पर कह रहे थे दैट पर्च इन द सोल। और ये जो होप नाम का जो परिंदा है ना, वो हमारे सोल में कयाम पजीर होता है। सोल कहते हैं हमारे रूह को, है ना। तो वो हमारी रूह में कयाम पजीर करता है, मतलब उसका ताल्लुक हमारे जिस्म से नहीं है, बल्कि वो हमारे रूह से मुताल्लिक है। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स। और ये होप जो है वो ऐसे गाने गा रहा है जिसमें वर्ड्स नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ अपनी धुनों के जरिए से, है ना। मतलब हम जैसे हम कहें कि होप किसे कहेंगे, तो वी कैन नॉट शो समथिंग, लेकिन वो एक फीलिंग होती है। तो उसी को कहा है कि ट्यून विदाउट द वर्ड्स, ये एक ऐसी धुन है जिसमें वर्ड्स नहीं है, एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, और वो कभी रुकता भी नहीं है। तो होप यानी उम्मीद के बारे में बता रहे हैं कि उम्मीद एक ऐसी चीज है जो परों से बनी है, यानी जिस तरह से एक परिंदा होता है, और परिंदे जहां पर उनका घोंसला होता है उस पेड़ के ऊपर पर्च होते हैं, उतरते हैं। लेकिन ये होप जो है वो हमारे रूह में, हमारे नफ्स में होता है, और फिर वहां पर वो ऐसे गीत गाता है जिसमें वर्ड्स नहीं होते, एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, है ना। ये जो गीत गाता है मुराद इसलिए क्योंकि परिंदे जो है वो गीत गाते हैं, इसीलिए यहाँ पर पोएट ने परिंदों के फीचर को यूज करते हुए ये बात बयान की। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टांजा पर। And the sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. ना, and the sweetest, स्वीटेस्ट यानी वो जो उसके सॉन्ग की बात है ना, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि उसका जो सॉन्ग है वो स्वीटेस्ट है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। इन द गेल ना, गेल का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, जिससे हम स्टॉर्म कह सकते हैं। बहुत तेज जब हवाएं चल रही हो, जो आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, तेज हवाएं चल रही हो। इज हर्ड यानी जब तूफान वाली हवाएं चल रही है, यानी तो भी हमें वो स्वीटेस्ट सॉन्ग्स सुनाई देते हैं, यानी हमारे दिलों में उम्मीद की एक चमक बाकी रहती है। जब बहुत मुश्किल हालात हो, तूफान हो, हवाएं चल रही हो, आंधियां आ रही हैं, एंड सॉर मस्ट बी द स्टॉर्म, है ना। और
चाहे फिर कोई शोर हो, शोर का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, कॉजिंग ग्रेट पेन, यानी तकलीफ दे जो स्टॉर्म्स हैं, जो तूफान हैं, कि चाहे वो तेज आंधियां चल रही हों या फिर तकलीफ देने वाले तूफान चल रहे हों, इन सब के दौरान भी ये जो सॉन्ग हमें सुनाई देता है, दैट इज द स्वीटेस्ट। और वो सॉन्ग कौन सा है? द सॉन्ग ऑफ होप ना। होप का जो सॉन्ग है वो स्वीटेस्ट है, यानी कितने ही मुश्किल हालात आ जाए वो सॉन्ग हमेशा बहुत ही प्यारा हमें सुनाई देता है। दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड दैट केप्ट सो मेनी वार्म ना। दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड, कि ये जो तूफान और ये जो आंधियां होती है, ये सब मिलकर भी इस बर्ड को अबैश नहीं कर पाते ना, यानी उसको खामोश नहीं बिठा सकते। दैट केप्ट सो मेनी वार्म, और वो बर्ड यानी मुराद वो जो होप है वो लोगों की जिंदगियों में एक वार्मनेस लाती है, यानी लोगों में एक उम्मीद की किरण पैदा करती है, लोगों को उम्मीद और आस लगा कर रखती है। सो यहाँ पर उम्मीद जो होप है उसके बारे में उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कितने ही मुश्किल हालात हो, कि इन मुश्किल हालात में भी उम्मीद जो है वो हमें खामोश नहीं होने देती, मतलब हमें सरेंडर नहीं करने देती कि अब हालात बिल्कुल खराब हो गए तो अब हमें कुछ नहीं करना चाहिए, अब हम उस हालात के जरिए से हलाक होने वाले हैं। तो ऐसा ना करते हुए वो हमें वार्म रखती है, हमारे दिलों में एक आग जलाए रखती है कि नहीं, हालात बदल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो जितने भी ऐसे मुश्किल वक्त आने वाले हैं उन हालात में होप जो है वो हमारे लिए एक कंफर्ट प्रोवाइड करती है, जिसे यहाँ पर कहा गया है कीप सो मेनी वार्म, है ना। कीप वार्म का मतलब होता है कि किसी को राहत पहुंचाना। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टांजा में। आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड ना। यहाँ पर कुछ और नए वर्ड्स आ रहे हैं, उसमें पहला वर्ड है चिलेस्ट लैंड। ये वर्ड चिल से बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, के जब सबसे मुश्किल हालात हमारे सामने आ जाएंगे उस वक्त भी वो जो सॉन्ग है, जो होप का सॉन्ग है, वो हमें सुनाई देता रहता है। मैंने वो बहुत मर्तबा सुना है जब मैं सबसे ज्यादा मुश्किल हालात में हूँ ना। यहाँ पर पोएट खुद को इंक्लूड करते हुए कह रहे हैं एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, और जो स्ट्रेंजेस्ट है, स्ट्रेंज से बना हुआ, स्ट्रेंज कहते हैं अनजान को, अजनबी को, कि कितने ही स्ट्रेंजेस्ट हो, बिल्कुल अनजान या अजनबी हालात वाला जो समुंदरी इलाका हो, जहां पर मुझे कुछ नहीं मालूम, के जैसे समुंदर के बीच में जब जहाज चल रहा होता है तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो चाहे कैसा ही एक अनजान समुंदर हो, येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ करम फॉर मी ना। इसके बावजूद चाहे कितनी ही मुश्किल जमीन हो, कितने ही मुश्किल हालात हो, चाहे कितना ही एक अनजान इलाका हो, बिल्कुल नई मुसीबतें मेरे सामने आ जा रही हो, उन सब के बावजूद एक्सट्रीमिटी ना, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इट आस्क्ड अ करम ऑफ मी ना। कितने ही मुश्किल हालात हो जाए, इट आस्क्ड अकरम ऑफ मी ना। करम कहते हैं किसी मामूली चीज को ना, कि वो कभी भी मुझसे नहीं चाहता कि मैं जब होप कर रहा हूँ, होप मेरे लिए होप बंधी हुई है, तो मैं उसके बदले में उसे कुछ दूसरी चीज दूं, नहीं, बल्कि होप सिर्फ मुझसे ये चाहती है कि मैं नाउम्मीद ना हो जाऊं, चाहे कितने ही मुश्किल हालात हों। तो यहाँ पर ये जो पूरी पोएम है एक्चुअल में होप को एलेबरेट कर रहे हैं कि होप कितना इम्पोर्टेंट होती है हमारी लाइव्स में, हमारी जिंदगियों में। और इस पूरे पोएम का सेंट्रल आइडिया भी यही था कि द रोल प्लेड बाय होप इन आवर लाइव्स ना, और अकॉर्डिंग टू द पोएटिस
जो उन्होंने यहाँ पर होप को एक बर्ड से कंपेयर किया हुआ है। द होप कीप्स अस गोइंग इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ टाइम्स। ये जो चिलेस्ट लैंड, स्ट्रेंजर सी और एक्सट्रीमिटी, ये जो वर्ड्स यूज किए हुए हैं, ये दरअसल क्या बता रहे हैं, मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स को बता रहे हैं, और उसके बदले में हमें उसको कुछ देना नहीं पड़ता, है ना। द पोएम इज फुल ऑफ एम्प्लॉयड मीनिंग। It tells you the importance of hope and helps you to survive in any difficult days or occasions. Okay? So ये थी हमारी पोएम। अब पोएम के बाद हम देखते हैं appreciation। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है appreciation of the poem। appreciation हमने फर्स्ट पोएम में भी देखा था। एप्रिसिएशन में हमें कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं जिसकी मदद से हमें उस पोएम के फीचर्स को डिस्क्राइब करना होता है कि इस पोएम में एज अ पोएम कौन सी खास बातें इस्तेमाल की गई हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एप्रिसिएशन में हमें 5 पॉइंट्स दिए होते हैं। उन 5 पॉइंट्स की मदद से हम इस पोएम का एप्रिसिएशन देखते हैं। पहला पॉइंट है टाइटल ऑफ द पोएम। टाइटल ऑफ द पोएम, जैसा कि हम देख रहे हैं पूरी पोएम में हमने ऊपर ही टाइटल लिख कर रखा हुआ था, तो वही यहाँ पर हमारा टाइटल हो जाएगा, जो कि है होप इज द थिंग विथ feathers। तो हमारा टाइटल ऑफ द पोएम होप इज द थिंग विथ feathers। टाइटल के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पोएट और ऑथर। अभी हम पोएम पढ़ रहे थे, लास्ट स्टांजा के पास हमने देखा पोइट का नाम लिखा हुआ था, जो कि यहाँ पर चूंकि वो एक लेडी है उसे हम पोइटिस कहेंगे, एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन, उनके बारे में एक बात बताते चलें कि एमिली डिकिंसन जो है वो अमेरिकन पोइटिस हैं, और वो उन्होंने एक लेडीज नजरिए से अपनी नज्मों को लिखा हुआ है ना। यहाँ पर इस पोएम में भी वो उसी नजरिए से नेचर को पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से होप जो है वो हमारी जिंदगी में अहमियत का हामिल है। तो एप्रिसिएशन में पहला पॉइंट था टाइटल ऑफ द पोएम, दूसरा है पोएट और ऑथर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है राइम स्कीम। राइम स्कीम इससे पहले हमने समझा था। राइम स्कीम यानी किसी भी पोएम में राइमिंग वर्ड्स किस पैटर्न में आते हैं, ना, जितनी भी लाइन्स हैं उसमें राइमिंग वर्ड्स किस तरह से यूज किए गए हैं, उनकी तरतीब को राइम स्कीम कहा जाता है। अब यहाँ पर इस पोएम को अगर हम देखें तो अभी हमने पोएम देखी, आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं या आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो आपके बुक में जो पेज नंबर 15 पर हमारी टेक्स्ट बुक लिखी ये पोएम है, उसमें आप देख सकते हो राइमिंग वर्ड्स। तो फर्स्ट स्टांजा में अगर हम देखें, वहां पर फर्स्ट जो लाइन का वर्ड है फीदर, वो किसी वर्ड से राइम नहीं हो रहा है ना, जबकि सेकंड लाइन में जो यूज किया हुआ है सोल एंड ऑल, वो उसे सेमी राइम कहा जाता है, जो कि एक दूसरे से सेमी राइम हो रहे हैं। उनका वावेल जो है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम उसे अगर राइम कंसिडर करें तो हमारा राइम स्कीम बन जाता है फर्स्ट स्टांजा में ए बी सी बी।
जबकि सेकंड स्टांजा में वहां पर राइमिंग वर्ड्स यूज किए गए थे। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम उसे EF नाम दे सकते हैं। और इसी तरह थर्ड स्टांजा में GHH है ना, लास्ट की जो तीनों लाइन से हैं उसको हम राइम कह सकते हैं ना, एक्सट्रीमिटी, सी, मी। इस तरह से लास्ट स्टांजा में ये राइम पैटर्न बनता है ना बच्चों। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर राइमिंग वर्ड्स मैच होते हैं तो हम उन जो ये लेटर्स ABC लिख रहे हैं उसको रिपीट करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर तीनों स्टांजाज में पैटर्न फॉलो नहीं किया हुआ है इसलिए हमने सेकंड स्टांजा को EF और आगे GH इस तरह से नाम दिया है। तो चूंकि ये एक यूनिक पोएम है, इसमें कोई पैटर्न खास फॉलो नहीं किया, इसलिए उसमें राइम स्कीम भी इस तरह से बनता है। राइम स्कीम के बाद नेक्स्ट है थीम और सेंट्रल आइडिया। थीम और सेंट्रल आइडिया यानी उस नज्म का मरकजी ख्याल। तो इस नज्म में क्या आइडिया पेश किया हुआ है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि पूरी पोएम में होप के बारे में बताया हुआ है कि होप हमारी जिंदगियों में कितनी अहमियत रखती है ना, कि अगर हमारी जिंदगी में होप है, हम किसी बात की उम्मीद कर रहे हैं तो हमें जीने का एक जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाता है, हम जीने की कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि द होप that is described as a little bird keeps us going even in the most difficult of times and demands nothing in return। कि जिंदगी में कितने ही मुश्किल हालात आ जाए, अगर हम होपफुल हैं, हम उम्मीद बांध के रखते हैं तो फिर हमें काम करना आसान होता है, हमारे लिए हर मुश्किल अबूर करना मुमकिन हो जाता है। अगर हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो हम फिर कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इस पोएम में यही बात पोएटिस्ट ने बयान की है। देन पोएम में खास बात होती है जिसे कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में हमने फर्स्ट पोएम में भी देखा था, अलग अलग फिगर्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पर इस पूरे पोएम में जो खास फिगर यूज किया हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन में किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, है ना, जैसे कोई बेजान चीज हो या कोई ऐसी चीज जो हरकत नहीं कर रही हो, उसे हरकत करते हुए इस तरह से पेश करना जैसे इंसान अलग अलग कामों को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर होप को एक बर्ड के तौर पर पेश किया हुआ है ना। बर्ड जो है वो लिविंग थिंग है और होप एक आइडिया होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसे हम होप कहते हैं, वो कोई चीज नहीं होती। तो इस तरह जब एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के जैसा डिस्क्राइब किया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ये पोएम एक एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन के लिए हम दूसरे एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं, जैसे हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल डांसिंग ट्रीज, है ना। अगर हवा चलने से दरख्त हिलते हुए नजर आ रहे हैं और उसे हम कहें डांसिंग ट्रीज, तो डांसिंग तो इंसानों का फिनोमेना है, इंसानों का काम है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रीज के बारे में अगर कह रहे हैं तो ये कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो ये एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम था जिसमें हमने 5 पॉइंट्स देखे। इन 5 पॉइंट्स के बारे में हमें एग्जाम में भी सवाल आता है, तो आपको याद रखना है किस तरह से एप्रिसिएशन किया गया। ये वीडियो आप BMC एजुकेशन चैनल उर्दू मीडियम फॉर स्टैंडर्ड 9 के चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी उसे शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकॉन को भी दबाइए
ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।